करेक्ट। आई थिंक एक या दो क्लास इस वीक में आई पॉसिबली सी। वैसे अभी लग जाएंगे, अभी स्टिल हैव अ कपल ऑफ इम्पॉर्टेंट थिंग्स। इसमें कैपेसिटर वगैरह से रिलेटेड भी है, वी आर टॉकिंग अबाउट चैप्टर नंबर 2, तो लग सकते हैं एक दो क्लासेस और। बट आई थिंक दिस इज़ द कोर, यू कैन से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जिसकी हम बात कर रहे हैं, it is very fundamental to electricity, current electricity also। वहाँ पे आप बैटरीज यूज़ करोगे तो बैटरीज के अंदर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इवन कैपेसिटर्स के बीच में, कैपेसिटर एज ए डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो चार्ज को स्टोर करता है, वो भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को यूज़ करता है। तो कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, एंड आई थिंक वी डिफाइंड दैट कि जैसे ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी के ही तर्ज पे ये होती है। एंड लेट्स सी, आई एम रिकॉर्डिंग इट, कई बार भूल जाता हूँ मैं। आई थिंक आई एम रिकॉर्डिंग, ओके। तो इट इज़ बेसिकली द एनर्जी जो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक एनवायरनमेंट में आपको, या यू कैन से इट इज़ एक्चुअली द वर्क डन, जितना आप एक्सटर्नल वर्क करोगे किसी एक चार्ज को इन्फिनिटी से दूर से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट में लेके आने के लिए, दैट इज़ व्हाट वी डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट। नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल along the same line is, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, is defined for 1 यूनिट चार्ज। मतलब हम एक यूनिट चार्ज के लिए इस चीज़ को डिफाइन कर देते हैं, एंड वी से दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज एन इंडिकेटर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि भाई आपको मेहनत करनी पड़ रही है इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ओवरकम करने के लिए, उसी की वजह से आप एक्सटर्नल वर्क कर रहे हो, और वही वर्क जो है आपकी एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, एज वी सेड, इज डिफाइंड एज V is nothing but the amount of work you done जब आप to bring a unit charge, यानी 1 कूलम चार्ज from infinity to any given point, किसी भी चार्ज की विसिनिटी में लेके आना है। और इसमें कंडीशन यही होती है कि हमेशा कि हम चार्ज को, वी आर ब्रिंगिंग इट एट ए नेग्लिजिबल स्पीड, हम उसके एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो एवरीथिंग, द अमाउंट ऑफ वर्क वी आर डूइंग शुड एंटायरली बी कन्वर्टेड इनटू इट्स एनर्जी। हम ज़्यादा काम नहीं करेंगे कि उसमें से कुछ डिसिपेट कर दिया एज काइनेटिक एनर्जी और बचा हुआ पोटेंशियल एनर्जी, but only sufficient work with negligible kinetic energy so that entire work gets converted into its potential energy। और इसके लिए जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमने U यूज़ किया था, U ऑफ एट एनी गिवन पॉइंट, we said that it is given by 1/4 pi epsilon naught Q, जो चार्ज जिसकी विसिनिटी में आप लेके आ रहे हो, Q जिसको आप लेके आ रहे हो, ओवर R, राइट। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल्ड, एक पोजीशन किसी पोजीशन पे है, तो इस केस में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है V इज डिफाइंड जब ये चार्ज एक्चुअली 1 होता है, सो वी कॉल इट एज 1/4 pi epsilon naught Q ओवर R। ऑफ कोर्स ये RP यानी उसी पॉइंट पे उसका पोटेंशियल कितना है, जैसे ग्रेविटेशन पोटेंशियल है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल भी होता है, लाइक आई मीन आई डोंट थिंक
आपके सिलेबस में था लास्ट ईयर, बट देर इज a concept of gravitation potential as well. Per unit mass के केस में the amount of work you would do to bring it from infinity to. तो अब आप खुद ही समझ सकते हो कि कई बार क्योंकि it actually is dependent on charge, तो अगर चार्ज आपका पॉजिटिव है एंड इफ इट इज रिपल्सिव, तो आपका ये पॉजिटिव वैल्यू कुछ ना कुछ आपको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। और कई बार ये चार्ज नेगेटिव होगा, तो यू वुड से कि आपको फिर भी कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई पोटेंशियल तो फिर भी होगा। ऐसा नहीं है कि दिस पोटेंशियल कैन नॉट बी डिफाइंड इन द केस ऑफ अ नेगेटिव चार्ज, इट इज़ इक्वली डिफाइनेबल। जैसे हम पॉजिटिव के केस में डिफाइन करेंगे वैसे ही। अब उसमें क्या होगा कि जब आपका ये चार्ज इस चार्ज जो हमारा जो जिस टेस्ट चार्ज है वो हमेशा ही वी ट्रीट इट एज 1 कूलम, यानी हम उसको पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। इट इज ऑलवेज यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये चार्ज हो सकता है आपका पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो दोनों ही अंडर द टू सर्कमस्टेंसेस इसके हिसाब से यू वुड स्टिल बी एबल टू डिफाइन व्हाट इज द electrostatic potential for a given thing, right? अच्छा, अब इसके बियॉन्ड क्या है, एंड दिस इज, यानी हमने ये पॉइंट चार्ज के हिसाब से डिफाइन कर दिया। व्हाट यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड इज कि ये एक रेडियस पे इट इज ए कांस्टेंट वैल्यू। कोई भी पॉइंट आर जहां इट इज एक्चुअली 1/r के हिसाब से वेरी कर रहा है। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये भी समझ में आती है कि जो इसका कर्व होता है, इसका कंपैरिजन कई बार हमसे पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपैरिजन में अगर आप कंपेयर करो तो हाउ वुड द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वेरी विद डिस्टेंस। तो कंसिडरिंग r to be along the x-axis and E or V to be on the y-axis, आप ये बनाते हो कि E एक्चुअली इज 1/r², तो ऐसे जाता है, एंड V इज अ लिटिल 1/r, तो कहीं ना कहीं इट इज अ लिटिल बिट मोर फ्लैटर। सो दिस कर्व इज अ ग्राफ ऑफ V and this curve is a graph of E with distance. Yeah, this is proportional to 1/r and this is proportional to 1/r². तो कहीं इन दोनों से आपको पता चलता है, एज यू कैन टेल, कि जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ेगा r² वुड बी मोर, r² वुड बी मोर, तो 1/r² वुड बी अ मच स्मॉलर वैल्यू। तो व्हाट यू कैन सी इज किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हो सकता है इट मे इंटरसेक्ट, बट वी आर नॉट एक्चुअली सेइंग कि E और V दोनों बराबर है। वी आर नॉट डूइंग दैट, वी आर जस्ट कंपेयरिंग द ट्रेंड इन बिटवीन। सो व्हाट वी आर सेइंग इज if we go 1 unit distance away, तो जो electrostatic field है that will be reduced by or let's say not one unit, 2 units, तो electrostatic unit would be reduced by 4 times. E will become reduced by 4 times, right, because it is 2 squared. बट जो V होगा दैट वुड ओनली वेरी और गेट रिड्यूस्ड बाय अ फैक्टर ऑफ हाफ। तो यानी आप क्या देखोगे, बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट ये वैल्यू ज़्यादा स्टीप तरीके से डिक्लाइन करेगी कंपेयर टू द पोटेंशियल। कहीं ना कहीं हो सकता है जैसे यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि इट इज ग्रेजुअली गोइंग अ लॉट मोर स्टीपर। Basically the steepness is what is driven by this relation which is called as the proportionality, right? तो एक तो ये हमको समझ में आने वाली चीज़ है। दूसरी ये भी समझ में आने वाली चीज़ है कि जो R है ये R के हिसाब से वेरी कर रहा है। इसका मतलब है एट डिस्टेंसेस किसी भी चार्ज के अराउंड, r डिस्टेंस तो रेडियली कहीं भी हो सकता है, एक स्फीयर ऐसा हो सकता है जो r दूरी पर हो। दैट मीन्स अगर एक पर्टिकुलर चार्ज के अराउंड सेम डिस्टेंस पे यू हैव मल्टीपल प्लेसेस, सो दे ऑल विल हैव
the same value of electrostatic potential. हर जगह पे सेम ही वैल्यू होगी. And this is going to be in 3 dimension. इसका मतलब एक स्फीयर के बराबर आप इमेजिन कर सकते हैं अराउंड अ पर्टिकुलर चार्ज वेयर इट वुड हैव द सेम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. सो ऐसे जो सरफेस एक यू कैन इमेजिन ए स्फीयर अराउंड इट. इस स्फीयर को जिस पे की पोटेंशियल इज सेम, वी कॉल इट एज ए इक्विपोटेंशियल सरफेस. ओके. और आपको ये भी पता होगा, तो यानी ऐसे कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हो सकते हैं, दे वुड ऑल बी रिप्रेजेंटिंग इक्विपोटेंशियल सरफेसेस अराउंड अ यूनिट चार्ज, क्योंकि ये रेडियल है. अब दूसरी बात ये कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड यूज्ड टू बी इन ए रेडियल डायरेक्शन. किसी भी चार्ज की वजह से इट यूज्ड टू बी लाइक दिस, radially outward or radially inward depending on the charge, but it used to be radial. तो इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट जो समझ में आती है वो ये कि जो हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते हैं, वो सरफेस इज एक्चुअली परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एट अ गिवन पॉइंट. यानी अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक या ये कह लीजिए कि इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप डिफाइन करना है, तो इफ यू नो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, तो आप उस पॉइंट के परपेंडिकुलर इज वेयर द इक्विपोटेंशियल सरफेस विल लाई. तो जहां जहां पे बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे हमको पता है E वेरीज विद R ऑल्सो, और E एट ए स्पेसिफिक डिस्टेंस इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट अराउंड इन ए स्फेरिकल वे, इट इज रेडियली आउटवर्ड. तो ऐसे ही बिल्कुल सेम तरीके से आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑल्सो ए स्फेरिकल surface around a point charge. And what we also, and the reason we call it as a equipotential is for a very important reason, कि इस equipotential surface के along there is no electric field. E is actually zero along the equipotential surface. Again, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है दैट इज नॉर्मल टू इट, तो इसका मतलब है कि इस सरफेस के अलोंग जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है दैट विल ऑलवेज बी जीरो. और उसका रीजन एक और भी है कि अगर इसके अलोंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो, दैट मीन इस सरफेस के अलोंग यू वुड नॉट बी एक्सपीरियंसिंग एनी फोर्स. अगर आप एक चार्ज को कि इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाना चाहते हैं, that means on an equipotential surface, if you move a charge from one point to another, the amount of work done will be zero. तो हम इसी को कई बार डेफिनेशन भी बोल देते हैं कि एक डेफिनेशन तो यह है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी ऑल पॉइंट्स या तो इक्विपोटेंशियल की एक डेफिनेशन तो ये कि ऑल पॉइंट्स अराउंड अ चार्ज हैविंग सेम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल EP. दैट्स वन. दूसरी चीज, अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving a charge along a equipotential surface, equipotential surface will be zero.
इसका कोई मतलब समझ में आया हो तो मुझे बताओ कि क्यों होगा जीरो। मैंने शायद बता दिया लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहता हूं। सो आई रिपीटेड इट बट क्या, ओके, पॉइंट्स रिपीट करने को, ओके, प्रॉब्ली आई मिसअंडरस्टूड कि आपको कुछ वो सिर्फ एक लाइन सुननी थी, बट ओके। सो द रीजन इज, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, हमको ये तो पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड, और जो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, वो सरफेस जो जिस पर कॉमन पोटेंशियल रहेगा वो एक स्फीयर की तरह से होगा। तो ये जो रेडियल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस स्फीयर के रेडियल कैसे हो सकती है, जब वो उसके परपेंडिकुलर होगी। जीरो हो जाएगा। 90 डिग्रीज जब होगा तो वो इन जो V और E के बीच में एंगल इज 90 डिग्रीज। तो इसका मतलब क्या है कि इस तरफ अगर E जीरो है तो आप इस चार्ज को थोड़ा सा खिसकाओगे, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। यू कुड पॉसिबली nudge it and it would move around on this equipotential surface। क्यों? क्योंकि उसको रेजिस्ट करने के लिए कोई फोर्स ही नहीं है। It's almost like it is floating around in space without any, gravitational pull। ऐसा मान के चलो आप। आई एम जस्ट काइंड ऑफ, आई थिंक पॉसिबली तभी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अराउंड अराउंड द न्यूक्लियस, कि वहाँ पे दे मूविंग इन सम इक्विपोटेंशियल जोन्स अराउंड द न्यूक्लियस। ये आई डोंट थिंक आई हैव रेड इट, बट आई एम पॉसिबली थिंकिंग कि वो ऐसी जगह पकड़ के बैठते हैं अपनी एनर्जी के हिसाब से कि वो वर्क डन कुछ हो ही नहीं रहा है, एंड दे आर नॉट इवन डिसिपेटिंग एनीथिंग, दे जस्ट zoom around it and they are not changing their orbit normally unless and until you provide some energy to them। तो ऐसा ही कुछ मान लीजिए कि इस प्लेस पे जो चार्ज होगा उस चार्ज को आप इस पूरे सरफेस पे कहीं भी ले जा सकते हैं, बट इस जगह से थोड़ा सा भी आगे पीछे करने के लिए आपको खर्च करना पड़ेगा एनर्जी। आई मीन यू कांट, बिकॉज यहाँ पे तो ई है, ये ई बैठा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये बैठा है, तो यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर है तो आपको बाहर की तरफ जाना है तो ही विल हेल्प यू आउट, बट अगर आपको अंदर की तरफ देखना है यू विल हैव टू हेल्प योरसेल्फ, फिर बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा। ऑलराइट, तो एक तो ये इंपॉर्टेंट बात हमको बतानी थी। अच्छा, कंपैरिजन हो गया पोटेंशियल ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। चलो इलेक्ट्रिक डाइपोल को देखते हैं। तो पॉइंट चार्ज के लिए दिस इज योर फॉर्मूला। आपको अगर कोई पूछे ना पॉइंट चार्ज के अराउंड एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा, तो ये फॉर्मूला है। नाउ लेट अस डिस्कस, एक डाइपोल के अराउंड भी तो कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो सकता है, वो भी तो चार्ज है, उसमें तो दो चार्ज बैठे हुए हैं, तो उन दो चार्ज के अराउंड एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैसा होगा, दैट इज व्हाट वी शैल सी नाउ। और उसका डेरिवेशन है, that derivation possibly sometimes can be asked, so it is important, just pay heed। कुछ questions हो तो पूछ लेना, कोई मुश्किल है नहीं, ऐसे 2-4 लाइन का ही है। और आई वुड रिक्वेस्ट कि जैसे अब जितने भी चीज़ें हमने चैप्टर में कॉन्सेप्ट पढ़े ना, उनके रिजल्ट्स के रिलेटेबिलिटी पे फोकस करना फ्रॉम ए कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे एग्जांपल, फोर्स सबसे फंडामेंटल है, फिर फोर्स से इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड निकाल सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से आप पोटेंशियल निकाल सकते हो, या एनर्जी से भी आप पोटेंशियल निकाल सकते हो। इसका मतलब आप एनर्जी को इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से भी रिलेट कर सकते हो, पोटेंशियल से भी रिलेट कर सकते हो। सो दिस इंटरप्ले नीड्स टू बी अंडरस्टूड। दूसरा, आप जैसे मास और जो न्यूटन के फंडामेंटल लॉज हैं उनसे भी रिलेट करना आना चाहिए, क्योंकि भाई फोर्स इज अ फोर्स,
फोर्स चाहे कोई भी लगा रहा हो, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो वो एक्सेलरेशन, क्योंकि हमने मैकेनिक्स में पढ़ा था तो यहाँ पे नहीं आ सकता। दैट इज स्टिल वैलिड, वो सारे रूल्स आर स्टिल हियर। हम क्वांटम में नहीं गए कि न्यूटन के लॉज को चैलेंज करने की बात करें, स्टिल इवन ओवर देयर पॉसिबली दे आर वैलिड। आई डोंट नो फॉर श्योर, क्योंकि वहाँ पे मास और एनर्जी कन्वर्जन हो जाता है तो इसलिए नहीं, बट एटलीस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक केस में भी हमको मैकेनिक्स में जो हमने न्यूटन के लॉज पढ़े थे उनकी अंडरस्टैंडिंग भी समझ में आनी चाहिए कि फोर्स इज स्टिल मास टाइम्स एक्सेलरेशन। तो मास कोई ठोस बॉल जैसा हो जरूरी नहीं, इट कैन वेल बी ए इलेक्ट्रॉन, इट कैन बी ए यूनिट चार्ज, बोल सकते हैं कि 1 कूलम चार्ज। अब 1 कूलम चार्ज कैसा दिखेगा आई डोंट केयर, वो पॉइंट है। उसको अगर कुछ 1 कूलम है तो 1 कूलम में मैं मान लेता हूं कि इलेक्ट्रॉन्स को भर रखा है इन ए कॉम्पैक्ट शेप, तो उसमें 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स का कंबाइंड मास कितना होगा, उस मास को मैं एक पॉइंट मास मान सकता हूं, एंड देन आई कैन टॉक अबाउट एक्सेलरेटिंग इट। तो ये कनेक्शन भी आपको समझ में आने चाहिए। मतलब वी आर नॉट डीलिंग विद साइलोज के यहाँ इलेक्ट्रिसिटी तो मतलब सिर्फ चार्ज 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 चलेगा, यहाँ पे भी चलेगा, मैग्नेटिज्म में भी चलेगा, मैग्नेटिज्म में भी चार्ज आएगा, मैग्नेटिज्म में भी मास और एक्सेलरेशन, रोटेशनल मोशन, ये सारी चीजें आएंगी आपके लिए। ठीक है, ओके सो ये क्या है बेसिकली डाइपोल। डाइपोल मैंने बना दिया, एक प्लस चार्ज यहाँ, एक माइनस क्यू इधर, और कोई पॉइंट इधर। तो अब इस पॉइंट इस डायग्राम का मीनिंग कोई मुझे समझा सकता है कि बेसिकली हमने क्या करा? व्हाट एम आई ट्राइंग टू प्रूव? और ये क्योंकि ये इसकी डाइपोल एक्सेस है तो ये इसकी लेंथ, इसका एक सेंटर ऑफ डाइपोल होता है, यानी डाइपोल के बीचों बीच में जगह होती है, उसको हम इसका ओरिजिन बोल सकते हैं, सेंटर ऑफ डाइपोल भी बोल सकते हैं। सेंटर ऑफ डाइपोल थोड़ा छोटा दिख रहा हो ना तो बता देना, I'll increase my font size. R1. When I have seen कि I found myself, it's my first experience also doing this, so bear with me और feedback देते रहो कि कहीं कुछ गड़बड़ लगेगा तो बताते रहो। I'm very open in terms of changing myself. ठीक है, तो ये है आपकी सिचुएशन। अब इस सिचुएशन का मतलब क्या है? अभी तक हमने ये देखा था कि एक पॉइंट चार्ज के पास अगर आपको दूसरे एक 1 यूनिट चार्ज को लेके आना है तो उसमें कितनी मेहनत लगेगी, दैट इज व्हाट वी कंप्यूटेड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब बोलते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज के कॉम्बिनेशन जो बीच में एक यू कैन से एक इनविजिबल हार्ड वायर टाइप की कह लो या सॉलिड बॉन्ड बोल दो, उस तरीके से अटैच्ड है। अब इस प्रेजेंस में किसी 1 यूनिट चार्ज को लेके आओगे तो व्हाट वुड बी इट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। तो सबसे बड़ी बात पोटेंशियल के साथ ये समझने वाली बात है कि पोटेंशियल इज ए स्केलर थिंग। पहली चीज अभी तक हमने बात नहीं करी है, पोटेंशियल इज ए स्केलर थिंग। स्केलर मतलब सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते कि इस डायरेक्शन में मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, राइट? बिकॉज इट इज derived फ्रॉम वर्क, तो वर्क बीइंग स्केलर तो इट इज ऑल्सो स्केलर, है ना। दूसरी चीज इस पे सुपर इम्पोजिशन रूल इस पे भी लागू होता है। जैसे सारी फिजिक्स में कोई भी ऐसी क्वांटिटी नहीं है जिस पे सुपर इम्पोजिशन आप नहीं लगाते। जैसे वर्क है, वर्क पे भी आप लगा देते हो, फोर्स वेक्टर है, वेक्टर पे भी सुपर इम्पोजिशन लगा देते हो, हर चीज पे सुपर इम्पोजिशन लग जाता है। द डिफरेंस बीइंग कि मैग्नीट्यूड जो होता है इसका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो सुपर इम्पोजिशन में क्या है, द कैंसिलेशन इफेक्ट कम्स इनटू प्ले आल्सो। तो सुपर इम्पोजिशन रूल यहां भी लग जाएगा। या ओके, पहली चीज पोटेंशियल
यानी व्हेन आई एम सेइंग पोटेंशियल आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ये है शॉर्ट फॉर्म, पोटेंशियल बात कर रहे हैं, इज अ स्केलर क्वांटिटी, राइट। दूसरी चीज, सुपर इम्पोजिशन रूल इज एप्लीकेबल, एंड बाय दैट आई मीन कि अगर आपका किसी चार्ज की वजह से पोटेंशियल V is positive, suppose V1 is a positive quantity, and V2 is a negative quantity, तो जो नेट पोटेंशियल होगा वो V1 प्लस V2 होगा, तो जो भी इनके मैग्नीट्यूड होगा, इट कुड बी मे बी 10, इट इज जूल्स, क्या क्वांटिटी आएगी, U over Q is what your V is, so joules per coulomb, ये इसकी यूनिट है। तो अगर ये जूल्स पर कूलम ये यूनिट है, यहां भी ये 10 की जगह ये 5 है, तो जो नेट आएगी वैल्यू दैट वुड बी +10 -5, यानी +5 जूल्स पर कूलम, क्योंकि हम ये टॉकिंग अबाउट पोटेंशियल एट वन गिवन पॉइंट। तो उस पॉइंट पे जिस चार्ज की वजह से पोटेंशियल है उसका कंबाइंड इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो सेम चीज यहां पे भी होगी। आप देख सकते हैं कि एक चार्ज पॉजिटिव है, एक चार्ज नेगेटिव है, और ये पॉइंट यहां पर है। आपने क्या किया होगा, आप इंफिनिटी से वो ऊपर वहां से इस चार्ज को लेते आ रहे हो धीमे 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 धीमे, एंड यू नो दैट ये डाइपोल है तो ये फील्ड कुछ ना कुछ इफेक्ट तो है ही। और वी ऑल्सो अंडरस्टूड कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल is actually inversely proportional to 1 over r raised to the power electrostatic field due to a dipole is proportional to r raised to the power 1 over r raised to the power third power. If you remember, we talked about it कि जितने भी जो पॉइंट चार्ज है उसकी वजह से, अब कंपैरिजन का समय आ गया, जो पॉइंट चार्ज है और जो डाइपोल है उनके बीच में थोड़ा सा अंतर है। तो जो पॉइंट चार्ज है उसकी वजह से जो E होती थी, अगर हम E की बात करें तो इट यूज्ड टू वेरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 over r², और यहां पे हमने देखा था इट वेरीज 1 over r³। इफ यू रिमेंबर वी सॉ देयर आर टू रिजल्ट्स फॉर अ डाइपोल, क्योंकि एक तो एक्सियल पोजीशन पे होगा, किसी एक्सिस के अलोंग इधर या इधर अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मेजर करनी थी, ये हमने देखा था, और एक पॉइंट जो साइड में होगा अलोंग द ट्रांसवर्स डायरेक्शन। तो दोनों ही केस में वी फाउंड कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड वेरीड इनवर्सली raised to the power r³, राइट। तो इसका मतलब है कि इसकी वजह से फील्ड और ज्यादा तेज घटती है, और उसका कारण यही है कि दोनों, एक राहु एक केतु, लाइक इवन दे हैव ऑपोजिट बिहेवियर टू एग्जिबिट अराउंड इटसेल्फ। सेम चीज यहां भी आएगी फॉर ए पोटेंशियल के केस में। ये चार्ज की वजह से अगर आप इस पर्टिकुलर ये, क्योंकि ये टेस्ट चार्ज है, ये 1 कूलम चार्ज है, इसको हम इंफिनिटी से लेके आएंगे, तो दिस विल हैव ए पॉजिटिव पोटेंशियल ओवर हियर। जैसे अगर ये प्लस है तो इसकी वजह से मान लो लेट मी कॉल इट एज V1, दिस इज ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज, और जो दूसरा नेगेटिव चार्ज है उसकी वजह से V2। और हमने एक जनरल पॉइंट लिया है, तो ये जनरल पॉइंट से आप ये मान सकते हो कि इस चार्ज प्लस Q से इसकी पोजीशन इज R1 दूरी, एंड इस दूसरे से इट इज R2, और ये जो पॉइंट है इट इज एट ए सर्टेन एंगल विद दिस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। सेंटर से इस पॉइंट के लिए जो यू कैन से
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कह लीजिए, वेक्टर जो कह लीजिए, दैट वेक्टर इज इंक्लाइंड एट ए एंगल थीटा विद द डाइपोल एक्सिस, या ये कह लीजिए कि जो इसका डाइपोल मोमेंट होगा वो तो नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा, और ये जो रेडियल जो इसका पोजीशन वेक्टर है दैट इज अलोंग दिस डायरेक्शन, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है दैट इज थीटा। आप किसी भी तरीके से समझ लीजिए। तो इसके अलोंग मैं एक यूनिट वेक्टर भी मान सकता हूं, आर वेक्टर, और ये ऑलरेडी डाइपोल मोमेंट है। द रीजन इज कि मैं सेंटर से ही, सेंटर को ओरिजिन मान के ही मैं अपने पोजीशन वेक्टर डिफाइन कर रहा हूं यहाँ पे। बट ये जो मेजर है दैट इज R1 एंड R2, दे आर डिफरेंट, दोनों अलग अलग हैं, राइट। तो अब इसकी वजह से क्या है, जो नेट पोटेंशियल यहाँ पे होगा, जिसको हम बोल सकते हैं नेट पोटेंशियल V at P would be a scalar sum of 1/4 pi epsilon naught पॉइंट चार्ज की वजह से, यानी दोनों पॉइंट चार्ज। तो पहला पॉइंट चार्ज इज प्लस क्यू, तो आई कुड से द प्लस क्यू ओवर R1, और जो दूसरा है दैट वुड बी माइनस क्यू, तो माइनस का माइनस आ गया ओवर R2। ये नेट पोटेंशियल आएगा उस पॉइंट पे, ठीक है। अब इसमें आगे जो जर्नी है इस प्रूफ की, वो जर्नी में सिर्फ और सिर्फ ये काम है कि आपको ये जो R1 और R2 है ना, इनको जो भाई आपने तीन जगह से पोजीशन थोड़ी नापोगे इस पॉइंट की, आपको एक रेडियल वेक्टर यहां से और सेंटर से नाप दिया, और कितना एंगल है वो आपको बता दिया गया। इसके इन दोनों वैल्यूज के टर्म्स में R1 और R2 को एक्सप्रेस करना इज द ओनली रिमेनिंग वर्क इन दिस केस, और जिसकी वजह से ये प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। तो हम क्या बोलते हैं कि ये जो R1 है, इस R1 को आई कैन राइट इट एज, इसका प्रूफ भी है, आई विल शो यू, कि आप क्या कर सकते हो, इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हो ऐसे, और ऐसे एक you can form it like this such that कि ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ है, ये दोनों बराबर हो जाती है। एक तरीके का आइसोसेलेस ट्राइंगल हमने बना दिया। तो उससे क्या होता है कि ये जो R1 है प्लस सम वैल्यू इज एक्चुअली गोइंग टू बी दिस मच, ये इधर और ये इधर, ये दोनों वैल्यूज बराबर आती हैं। तो व्हाट वी आर एबल टू डिफाइन इट इज, R1 को हम लिख पाते हैं R स्क्वायर, which is the distance from R to P plus A square, okay, A square is your, ये जो हाफ लेंथ है ये A और ये भी A, ठीक है। अच्छा, ये थीटा हो गया, ये बेसिकली परपेंडिकुलर लिया, तो दिस इज 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा, ये भी थीटा। आई मीन आई थिंक using trigonometry what we are able to write it is R1 is R1 square, which is the smaller of the two. As you can look at, R1 is smaller than R2, is nothing but 2AR cosine of theta. ये रिजल्ट प्रूव हो जाता है। कैसे कर सकते हैं, ये थीटा है 90 माइनस थीटा, इसमें मुझे इस वैल्यू को कंप्यूट करना है क्या, तो ये R1 square is R square plus A square minus 2AR cos theta. I think ये 90 minus, so this is going to be 90 minus theta, this is 90 minus theta, ये थीटा हो जाएगा। सो अगर ये x है, ये वैल्यू प्लस दिस एक्चुअली इज गोइंग टू बी, इसको हम बोल सकते हैं कहीं ना कहीं इसको कंप्यूट किया जा सकता है a अपॉन दिस प्लस दिस इज एक्चुअली कॉस थीटा। तो ये प्रूफ इसी से, ट्रिग्नोमेट्री से मैं आपको प्रूफ इसका बता दूंगा। बट दिस इज हाउ, एक तो ये वैल्यू आती है कि ये जो छोटा डिस्टेंस इज मेजर्ड लाइक दिस, एंड R2 स्क्वायर इज एक्चुअली R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR
कॉस ऑफ थीटा। जितना इसमें ये कम हो रहा है उतना ही इसमें ऐड हो रहा है, तो ये वैल्यू ज्यादा है, राइट। सो दैट्स वन पार्ट ऑफ इट। अब इसमें हमारा क्या है कि एक अंडरस्टैंडिंग और है कि फॉर, जैसे हमने इवन इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पोटेंशियल, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, हमने ये क्राइटेरिया लिया था कि फॉर आर ग्रेटर देन, जो आर ग्रेटर देन ए होंगे, यानी अगर ये पॉइंट कंसिडरेबली दूर है कंपेयर टू द साइज ऑफ द डाइपोल, डाइपोल से कंसिडरेबली दूरी पे है, तो इसका स्क्वायर is also going to be very much bigger than a square। इससे ये implied है। तो उस केस में क्या होगा, I can do इस चीज को, इसको मैं फर्दर से लिख सकता हूं, r1 स्क्वायर कैन बी रिटेन एज, इसमें आगे r स्क्वायर मैंने ले लिया कॉमन, एंड आई कैन राइट इट एज 1 प्लस a स्क्वायर ओवर r स्क्वायर। आर स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 इधर आ जाएगा, ए स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर सेकेंड में, और माइनस 2 2a कॉस थीटा ओवर आर, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा। एंड सिमिलरली r2 स्क्वायर विल बिकम r स्क्वायर इंटू 1 प्लस a स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर प्लस 2a ओवर r कॉस थीटा। एंड क्योंकि हमने ये बात कही है कि अगर बड़ा दूरी है तो ये इसके बड़ा होगा, इसका मतलब है a स्क्वायर ओवर r स्क्वायर वुड बी ए वैल्यू विच वुड बी वेरी स्मॉलर कंपेयर टू 1। तो ये जो वैल्यू है, इन टर्म्स को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, द स्क्वायर टर्म्स। यस, हाँ, Hari is in the waiting room. Okay. So Hari, did you see this? Not at all. Oh, that looks like a lot, at least 5 minutes back, I guess. Okay, कोई बात नहीं। तो सेंटर ऑफ डाइपोल आपको पता चल गया, हमने डिफाइन करा है कि ये ओरिजिन है सेंटर ऑफ डाइपोल, इससे r डिस्टेंस पे पॉइंट है, और दोनों जो चार्जेस हैं उनसे r1 और r2 पे, आई मीन एटलीस्ट दिस कॉन्फ़िगरेशन इज क्लियर ना। ओके, फिर हमने बात करी थी कि पोटेंशियल इज ए स्केलर, तो स्केलर उसके हिसाब से पोटेंशियल ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस जो है v ड्यू टू पॉजिटिव q चार्ज प्लस v ड्यू टू नेगेटिव q चार्ज को ऐड करेंगे, दैट वुड गिव यू द नेट पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। तो इसकी वैल्यू हमने निकाली थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q ओवर r1, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से, माइनस q ओवर r2 बाय सुपर इम्पोजिशन, है ना। फिर हमने ये बोला कि ये जो r1 और r2 को निकालना इन टर्म्स ऑफ r, जो हमारा ओरिजिन से दूरी है, और एक एंगल, जिस एंगल पे ये डाइपोल मोमेंट विच इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, डाइपोल मोमेंट और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में इस r1 और r2 को एक्सप्रेस करना इज द नेक्स्ट स्टेप टू प्रूव टू फाइंड आउट द रिजल्ट फॉर द पोटेंशियल ड्यू टू दिस डाइपोल। तो उसके लिए हमने ये बोला था कि जो r1 है, उस r1 को r और a और एंगल के बीच में इस तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है। इसके प्रूफ मैं आपको सेंड कर दूंगा, आई हैव टू डू इट ट्रिग्नोमेट्रिक तरीके से, बट ये रिजल्ट्स हैं कि r1 जो कि छोटा वाला डिस्प्लेसमेंट है विच इज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज इज गिवन बाय r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस दिस, और r2 इज एक्चुअली जस्ट, इसमें ये पॉजिटिव टर्म आ गया,
instead of the negative term. And we said कि क्योंकि dipole is not like a big, dipole is electrostatic, dipole is a very small, you can say configuration of charge. तो ऐसा हो सकता है जो points हो वो बहुत दूर हो compared to the the value or the length of the dipole. तो हम ये बोलते हैं कि r, for r greater than a, r square will be very very large compared to a square, half of the length of the dipole. a is half of the length. तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर इसको r square से डिवाइड कर दे दोनों साइड तो what we get is 1 is very very large in comparison to a square over r square. तो ये चीज जो है we are going to use in these results. ये जो results हैं इसमें इस चीज को यूज करेंगे to eliminate a few terms. कुछ टर्म्स को थोड़ा सा हटा देंगे ताकि हम सिंप्लीफाई कर सकें. तो उस चीज के लिए हमने क्या किया, इस r1 स्क्वायर को I took r स्क्वायर कॉमन, ये r स्क्वायर कॉमन ले लिया एंड देन ब्रैकेट के अंदर ये चीजें आ गई 1 हियर 1 a स्क्वायर ओवर r स्क्वायर और r नीचे आएगा एक बिकॉज r स्क्वायर मैंने कॉमन लिया है तो आई गेट 2a ओवर r cos थीटा. राइट, इतना किया है हमने अभी तक. और इसके बाद हमने नेग्लेक्ट कर दिया इन टर्म्स को, ये टर्म हट जाएगा, इसको ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल टू जीरो और ये भी. तो व्हाट आई गेट एज ए रिजल्ट इज r1 square comes out to be r square into 1 minus 2a cos theta over r, that's 1, और r2 square comes out to be r square into 1 plus 2a cos theta over r. ये आ गया. बट हमारे जो प्रॉब्लम थी, ओके मैंने वो उसे हटा दिया, मैं उसको यहाँ लिख देता हूँ. v net is q over 4 pi epsilon naught 1 over r1 minus 1 over r2. ये चीज हमको चाहिए. तो हमको तो 1 over r1 की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पे 1 over r1 स्क्वायर दिया हुआ है. तो दैट मीन्स इसका कहीं ना कहीं स्क्वायर रूट निकाल के और उसका स्क्वायर रूट निकाल के और उसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा. तो दैट गिव्स मी 1 over r1 स्क्वायर is nothing but 1 over r square times 1 minus 2a over r cos theta की पावर -1. ये मैंने इसका रेसिप्रोकल किया लेकिन मैंने इसको नेगेटिव पावर के टर्म्स में लिख दिया. Now I'll tell you why I am done it. तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसका ये स्क्वायर रूट हटा, स्क्वायर रूट ले लूँ तो यहाँ पे पावर क्या आ जाएगी 1 over 2 half, और सेम चीज यहां पे भी आ जाएगी 1 over r2 would be 1 over r 1 plus 2a cos theta over r की पावर -1/2. और इसके जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज बाय बाइनोमियल थ्योरम. आई डोंट थिंक आप में से किसी ने अपने आप से पढ़ा हो तो बता सकते हो. बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम इज एक्चुअली यूज्ड टू एक्सपेंड एनीथिंग ऑफ दिस नेचर. वन जैसे y इज इक्वल्स टू 1 प्लस x रेज टू द पावर a. अगर कोई फंक्शन होता है, जैसे हमने पता है कि स्क्वायर फंक्शन होता है तो यहाँ पे a की जगह पे 2 आ जाता है, क्यूबिक होता है तो 3 आ जाता है. बट ये जनरली a कैन बी एनीथिंग. a कैन बी अ पॉजिटिव फ्रैक्शन, a कैन बी नेगेटिव फ्रैक्शन, a कैन बी व्हाटएवर. तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में जो एक्सपेंशन होता है इट इज अ सीरीज, एक सीरीज निकल के आती है. उस सीरीज में भी जो फर्स्ट और द सेकंड टर्म है दे आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट टर्म्स एज वी कॉल देम. तो यूजिंग दैट बाइनोमियल थ्योरम, जिसके एक्सपेंशन इफ यू कैन लुक अप देयर आर वेरी स्टैंडर्ड रिजल्ट्स. तो यहाँ पे क्या ये नेगेटिव पावर है, इस नेगेटिव पावर का जब आप बाइनोमियल के हिसाब से एक्सपेंशन करते हो तो व्हाट हैपेंस इज ये जो ये जो पावर है ये पावर पूरी की पूरी इस टर्म जो सेकंड टर्म है ना, ये इस सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं.
देर आर रिमेनिंग टर्म्स ऑल्सो बट दे आर इनसिग्निफिकेंट, क्योंकि उनके अंदर इट्स द सेम थिंग। जैसे ये x है, x की पावर मल्टीप्लाई होती है एंड देन दोस टर्म्स डू नॉट एक्चुअली कंट्रीब्यूट मच टू इट। तो इस एज ए रिजल्ट व्हाट हैपन इज 1 ओवर r1 विल कम आउट टू बी 1 ओवर r, क्योंकि ये माइनस हाफ है तो अंदर जाके इट वुड माइनस हाफ इंटू 2 विच इज नेगेटिव, इट विल बिकम 1 प्लस a ओवर r cos थीटा, ये बचेगा यहाँ पे। यानी जहां पे ये नेगेटिव था उस जगह पे पॉजिटिव आ गया, और 1 ओवर r2 विल बिकम 1 ओवर r, यहां पे ये नेगेटिव है यहां पॉजिटिव है तो इट विल बिकम 1 माइनस a ओवर r cos थीटा। ओके, अब इन दोनों को 1 ओवर r1 और 1 ओवर r2 को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, and for that I'll have to clear this space here. I want to give you these proofs, एक particular reason ये भी है कि आप इसमें conceptual जो part है, aspect है, उसमें थोड़ा सा brainstorming करना शुरू करें। I mean it should not look like a routine question answer thing. मेरा purpose ये है आप इन चीज़ों को साथ में करने का, कि आप भी सोचें एक एक करके। थोड़ा सा मैथ इन्वॉल्व हो रहा है कोई बात नहीं है, बट आई थिंक इट्स नॉट डिफिकल्ट स्टिल। तो दिस विल मेक द v कम आउट एज q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1 ओवर r1 था तो दिस वुड बी, इसके अंदर ब्रैकेट लगा सकता हूं मैं छोटा सा, 1 ओवर r छोटा ब्रैकेट 1 प्लस a ओवर r cos थीटा छोटा ब्रैकेट 1 माइनस 1 ओवर r, फिर छोटा ब्रैकेट 1 माइनस a ओवर r cos थीटा छोटा ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट दोनों बंद। अब आप देखो इसमें ये जो 1 ओवर r टर्म आएगा यहां से इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से, वो इस 1 ओवर r विच इज ए नेगेटिव साइन से कट जाएगा। देख पा रहे हो आप? तो बचेंगे क्या इसके अंदर, what you would be left with is 1 q over 4 pi epsilon naught a over r square cos थीटा यहां से, और सिमिलरली ये माइनस और ये माइनस विल बिकम ए प्लस, और प्लस a ओवर r स्क्वायर cos थीटा, एक पे a स्क्वायर r स्क्वायर a ओवर r स्क्वायर cos थीटा यहां से, एक ऑलरेडी बैठे हैं तो ये हो जाएंगे 2। So what you get is basically 1 over 4 pi epsilon naught 2a, or you could say 2qa cos theta, right? Isn't it? और आपको ये बात भी पता है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है दैट is nothing but q times 2a, इनका प्रोडक्ट है, और ये इट्स अ वेक्टर, तो एक वेक्टर जो फ्रॉम ए नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, राइट। और जो यू कुड से दैट कॉस, नीचे ये आर स्क्वायर भी तो आ गया भाई, है ना, और जो कॉस थीटा के साथ ये रिलेशन है कि इस डाइपोल मोमेंट का एक यूनिट वेक्टर जो अलोंग पॉइंटिंग टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ P, उसके साथ क्रॉस डॉट प्रोडक्ट निकाल लें तो व्हाट यू वुड गेट इज बेसिकली P वेक्टर डॉट एक यूनिट वेक्टर R विल गिव यू P cos थीटा, जो P जहां पे P वुड बी इक्वल टू Q इंटू 2a cos थीटा। इसका मतलब है ये जो वैल्यू है ये पूरा का पूरा is 1 over 4 pi epsilon naught is nothing but P dot R, एक कैप लगा दो इस पे ओवर R स्क्वायर, यानी
इस फॉर्म में आपका पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल आपका एक रिजल्ट आ गया। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल, इट नॉट ओनली वेरीज बेस्ड ऑन द डिस्टेंस कि कितना दूर है, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दिस डॉट प्रोडक्ट which internally also depends on the angle in between the position vector and the dipole। तो यानी किस डायरेक्शन में है वो भी इंपॉर्टेंट है, कितना दूर है वो भी इंपॉर्टेंट है। दैट इज द की फाइंडिंग बेस्ड ऑन इट। एक दो इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स इससे रिलेटेड मैं और बताना चाहता हूं कि ये 1/r² से वेरी कर रहा है, जो ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इट वाज वेरिंग 1/r, due to a dipole it is varying 1/r²। That's why I had created this table कि आपको समझ में आए कि ये डिफरेंस है इनमें। यानी अगेन ये पॉजिटिव नेगेटिव राहु केतु करके दे आर एक्चुअली कैंसिलिंग ईच अदर्स इफेक्ट, और जो पोटेंशियल है दैट इज इट वुड बी रिड्यूस्ड, मच रिड्यूस्ड इन कंपैरिजन कि यहाँ पे अकेला एक चार्ज बैठा हुआ होता, राइट। दूसरी बात, क्योंकि ये एक आर पर डिपेंडेंट है, तो एक अगर ये आर कांस्टेंट होगा तो उन सब जगहों पे अगर आर कांस्टेंट होगा बट एंगल सेम हो तो पोटेंशियल सेम आ जाएगा। मतलब एक ही डायरेक्शन में एक ही बराबर दूरी पे अगर पॉइंट्स हो सकते हैं तो दे ऑल वुड हैव द सेम पोटेंशियल। इसका मतलब क्या है कि जैसे ये एक चार्ज, ये एक चार्ज, दिस इज योर प्लस क्यू, this is your minus q, right, and this is your dipole। तो अगर ये पॉइंट P इधर है तो इस P के अराउंड अगर आप एक ऐसा कोन की तरह से इमेजिन कर सकते हैं तो यू कैन इमेजिन कि ऑल दीज पॉइंट्स ऑन द कोन वुड बी एट द सेम डिस्टेंस, क्योंकि ये सेंटर से सारे पॉइंट्स एक ही दूरी पे बता रहे हैं हम लोग, और ये एंगल भी सेम है। तो यानी इसके अराउंड एक कोनिकल शेप में आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस एग्जिस्ट करेगा। एक सरफेस ऐसे, थोड़ा सा नजदीक लाओगे तो वैसे, सो इट वुड बी मोर लाइक ईच सरफेस विच इज एट द सेम, द पॉइंट इज कि वो दूरी बराबर होनी चाहिए और एंगल उसका बराबर। तो एंगल तो यहां पे एक, you can imagine it would be same, right, if it is a cone। Are you able to understand this part? तो ये की फाइंडिंग्स है। इन ऑब्जर्वेशन को हम लिस्ट आउट भी कर सकते हैं कि एट ए सर्टेन डिस्टेंस बराबर होगा, और वो डिपेंड करता है किस पे, डाइपोल मोमेंट, स्ट्रेंथ ऑफ द डाइपोल प्लस एंगल एट विच दैट पॉइंट इज, उस पर भी वेरी करेगा, ये कितना एंगल बना रहा है और कितना दूर है उस पर भी डिपेंड करता है। अनलाइक जो एक पॉइंट चार्ज के लिए जो था दैट ओनली डिपेंड ऑन कि चार्ज कितना है और वो कितना दूर है, किस डायरेक्शन में है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डाइपोल के केस में डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यही चीजें हैं जो आज मुझे डिस्कस करनी थी, इवन दो आई हैड सम a few bits more, but कोई बात नहीं, एटलीस्ट ये इंपॉर्टेंट था। ऑलराइट गाइस, एनी डाउट्स? ठीक है, तो इस पे पोटेंशियल पे हो सकता है कुछ क्वेश्चंस यू कैन लुक एट योर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस हो इससे रिलेटेड।